हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो अभी तक हमने सारे लेक्चर्स में बात की है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेकेंड फैक्टर जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और जिसका नाम है टेम्परेचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कि अगर आप टेम्परेचर वेरिएशन करेंगे तो रेट किस तरीके से इफेक्ट होगा, रिएक्शन की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इन जर्नल ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये जर्नली ऑब्जर्व किया गया है इन जर्नल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर rate of reaction become almost double और ट्रिपल। अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करते हैं तो उसकी स्पीड लगभग डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है और इस चीज को एक्सप्लेन करती है कोलिजन थ्योरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में। तो क्या बोलती है कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी बोलती है कि एक रिएक्शन को करने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड reactant molecule must collide with each other। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका आपस में कोलाइड करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोलाइड होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होती। जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनको इफेक्टिवली कोलाइड करना होगा, तब जाकर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सिर्फ अगर वो आराम से टकरा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, और अगर वो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं तो दे विल कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू प्रोडक्ट। तो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो सारी की सारी जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स होंगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने वाली हैं। कुछ होंगी कोलिजन्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी और कुछ कोलिजन्स नॉन इफेक्टिव होंगी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। तो एवरी कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल is not successful for collision to be effective। एक कोलिजन को इफेक्टिव कब माना जाता है? जब वो एक मिनिमम एनर्जी के साथ इफेक्टिवली कोलाइड करें। फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव they must collide with minimum value of energy called threshold energy। अगर ये मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए, अगर इस एनर्जी के साथ वो कोलाइड करेंगे तो वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, और अगर ये एनर्जी उनके पास नहीं है तो वो अपने आप को चाहे कोलाइड भी करें फिर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के, और सारे एक दूसरे से कोलाइड करते हैं रिएक्ट करने के लिए, लेकिन सारे के सारे रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सबके पास वो मिनिमम एनर्जी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है तो उनका जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, पहला पॉइंट ये हो, सेकंड पॉइंट ये हो गया आपके पास कि उनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि जिससे वो कोलाइड करें और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। और थर्ड, सिर्फ एनर्जी से भी कुछ नहीं होगा। अगर उनके पास मिनिमम एनर्जी है, मतलब अगर उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, प्लस उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कि अगर वो टकरा रहे हैं तो वो एक परफेक्ट अरेंजमेंट के साथ टकराएं ताकि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो दे मस्ट कोलाइड with each other with proper orientation। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो भी वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट था। अब यहां पर एक और बात कही जाती है कोलिजन थ्योरी में, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड reactant molecule collide with each other to form a transition state या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एंड देन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो पहले ये फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अभी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट is the stage where old bonds are not completely broken, जहां पर पुराने बॉन्ड ना ही पूरे तरीके से टूटे होंगे, एंड न्यू बॉन्ड्स आर नॉट कंप्लीटली फॉर्म्ड। तो कहा जाता है कि जब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, और आप इसको स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। तो हाईली अनस्टेबल है तो तुरंत अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन हाँ, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है, रिएक्टेंट से पहले क्या फॉर्म होते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो एक बात यहां पर लिख लें कि ट्रांजिशन स्टेट कैन नॉट बी स्टडीड एक्सपेरिमेंटली बिकॉज ऑफ वेरी हाई एनर्जी। जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको आप एक्सपेरिमेंटली स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये तुरंत अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। हाईली अनस्टेबल होती है ये स्टेज। तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो क्या बोलती है कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी बोलती है कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और जिन मॉलिक्यूल्स के पास वो मिनिमम एनर्जी होगी, यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो मान के चलिए ये वो बैरियर है, यानी कि ये वो मिनिमम एनर्जी बैरियर है जो आपको क्रॉस करना है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, मतलब रिएक्टेंट के पास इतना एनर्जी होना ही चाहिए। This energy is called threshold energy. This is the minimum energy जो reactant molecules के पास होना ही होना चाहिए। तो
अब मान के चलिए आपका जो रिएक्टेंट है कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी इसके पास, तो मान के चलिए ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है। अब क्या इसके पास वो मिनिमम एनर्जी है जो इसको बैरियर क्रॉस करना है? नहीं, इसको ये बैरियर क्रॉस करना है, इस पहाड़ तक पहुंचना है इसको। तो इस पहाड़ तक पहुंचने के लिए हमें इसको एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हमने इसको एनर्जी देना शुरू किया तो इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब जैसे ही ये इस बैरियर को टच करेगा, अब ये थ्रेशोल्ड बैरियर पे पहुंच चुका है, इस टाइम पर जो इसकी कोलिजन्स होंगी वो काफी इफेक्टिव होंगी और ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। और आप जानते ही हैं प्रोडक्ट आर हाईली स्टेबल, तो उनकी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कम होगी। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको नीचे क्यों बनाया है? जनरली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं तो उनकी एनर्जी हाई होती है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टेबल होते हैं तो उनकी एनर्जी, स्टेबल चीजों की एनर्जी लो होती है, तो इसलिए इसको नीचे बनाया गया क्योंकि इसकी एनर्जी को हमें कम दिखाना है। अब आप एक बात समझे, ये एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड की है, सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्सटर्नली प्रोवाइड की गई है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। ठीक है, और अगर आप यहां पर इसको देख पा रहे हैं तो ये क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे डिफाइन करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी possessed by reactant molecule so that they can collide effectively and convert themselves into product। तो ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहीं पर अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं। द मिनिमम या फिर द एनर्जी विच इज सप्लाइड externally to reactant molecule so that they can cross the energy barrier। ठीक है, तो आप देख पाए तो आपके जो यहां पर हमारे पास जो रिएक्टेंट था, ये एनर्जी हमने सप्लाई की है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। तो अगर हम इस एनर्जी की बात करें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सप्लाई किया गया है। तो अगर यहां से हमें पीछे जाना हो, वापस जाना हो, अगर हमें इस प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट बनाना हो तो हमें इसको इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो कितना एनर्जी चेंज हुआ है अगर देखें हम तो ये एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का। तो अगर आप यहां पे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लिखना चाहे तो वो कैसे आएगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब यहां पे देख पा रहे हैं कि पहले एनर्जी हाई थी और अब रिएक्टेंट की एनर्जी लो है, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी लो है, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है। तो एंथैल्पी चेंज का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव, क्योंकि यहां पर पहले रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई थी, अब प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है।
तभी तो एनर्जी लो होगी। तो ये नेगेटिव में रहेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस नेगेटिव साइड को यहां दे दे। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा, दैट इज माइनस यहां आ गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जेई में इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने समझा कि हमारे जो रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास एक तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, जो बैरियर उनको क्रॉस करना होता है, दैट बैरियर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड बैरियर। और अगर आपके रिएक्टेंट्स के पास वो एनर्जी नहीं है तो आपको एक्सटर्नली उसको एनर्जी सप्लाई करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब मान के चलिए आपके रिएक्टेंट्स के पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑलरेडी है, तो क्या सिर्फ उससे काम हो जाएगा? नहीं, कोलिजन थ्योरी बोलती है कि सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी से कुछ नहीं होता। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। जैसे मान के चलिए हमारे पास NO2 है, ये NO2 का स्ट्रक्चर है और ये इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास NO2 का, और मान के चलिए इनके पास ऑलरेडी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब ये इनके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो जब NO2 आपस में रिएक्ट करता है तो आपको पता ही है कि ये आपस में डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं NO2 के मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये इस तरफ से आ रहा है और ये इस तरफ से आ रहा है, तो बताइए कोलिजन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर कोलिजन है? तो ये कोलिजन इम्प्रॉपर है क्योंकि यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर आ रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ है, और ये ऐसे आ रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो पाएगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपका जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। थ्रेशोल्ड एनर्जी है उनके पास, कोलाइड इफेक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन जो कोलिजन है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक रिएक्शन के चैम्बर में, और उसमें से सारी की सारी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होती हैं क्योंकि कुछ के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती और कुछ के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती है। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। अगला मॉलिक्यूल है हमारे पास NO2 का, ये, और एक NO2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास ये। अब बताइए अगर ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है तो क्या इनका कोलिजन इफेक्टिव होगा? हाँ, अब इनका कोलिजन इफेक्टिव होगा। तो क्या होगा, ये आपस में कोलाइड करेंगे और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कोलिजन थ्योरी इन दो फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा बात करती है कि एक तो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, दूसरा जो कोलिजन हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन ये था जो आपने अभी देखा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी बोलती है पहले तो इनको कोलाइड करना पड़ेगा। अब अगर कोलाइड करेंगे तो उसके लिए होगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब क्या सारी कोलिजन इफेक्टिव होती हैं? नहीं, सिर्फ वही कोलिजन इफेक्टिव होंगी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ आपस में कोलाइड कर रही हैं। तो यानी कि आपको एक एनर्जी बैरियर का फैक्टर भी लेना पड़ेगा, एनर्जी बैरियर। अच्छा, क्या अगर सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, कोलिजन जो होगी वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होनी चाहिए। तो यहां पर आपको एक ओरिएंटेशन फैक्टर भी लेना होगा। इसको आप ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं। पहली बात तो रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना पड़ेगा।
अब क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे? नहीं, इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ वही होंगी जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, तो एनर्जी बैरियर का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? नो, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करना होगा, तो ओरिएंटेशन फैक्टर भी मल्टीप्लाई में करना लेना पड़ेगा। अभी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ZAB। तो क्या होता है ZAB? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ZAB है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। AB का मतलब क्या है? A और B दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकन इन पर यूनिट वॉल्यूम पर टाइम। कितनी कोलिजन्स हो रही हैं पर यूनिट वॉल्यूम में पर टाइम में, इसको बोलते हैं ZAB। तो ZAB का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है ZAB का हमारे पास? पाई सिग्मा AB स्क्वायर अंडर रूट 8 KT ओवर पाई म्यू AB मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B ओवर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकन इन पर टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। हालांकि ये फॉर्मूला नीडेड नहीं है कि आप इसको याद करें, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ कोलिजन्स कैलकुलेट करते हैं कि एक पूरे रिएक्शन के चैम्बर में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं। बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम। तो यहाँ पे सिग्मा AB क्या है? सिग्मा AB है हमारे पास कोलिजन डायामीटर। और K क्या है यहाँ पे? K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप जानते ही हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 केल्विन इनवर्स। और म्यू AB क्या है यहाँ पे? म्यू AB होता है रिड्यूस्ड मास, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ A इंटू मास ऑफ B ओवर टोटल मास, दैट इज MA प्लस MB। और ये जानते हैं आप, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A और ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B। लिख देते हैं इसको भी, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A है और Nb नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B। और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल, जिसमें रिएक्शन हो रही है। तो ये था जिससे आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नीडेड नहीं है, याद ना करें इसको तो भी चलेगा, क्योंकि इसको डिराइव करके एक रिड्यूस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहां पर जो फैक्टर हमें स्टडी करना है वो है एनर्जी बैरियर। हाउ विल यू कैलकुलेट द एनर्जी बैरियर? तो क्या होता है एनर्जी बैरियर? एनर्जी बैरियर हमें बताता है, अब आपके पास बिलियन ऑफ मॉलिक्यूल है उस चैम्बर के अंदर, क्या सबके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी? नहीं, कुछ की एनर्जी बहुत कम होगी, कुछ की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो हमें एनर्जी बैरियर यही बताता है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल
पूरे चैम्बर में से कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर उनके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, कितने मॉलिक्यूल है जिनके पास ऑलरेडी वो मिनिमम एनर्जी है, मतलब आपको इसमें एक्टिवेशन एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैसे, बाय द फॉर्मूला ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी ओवर अंडर रूट टी। ये फॉर्मूला है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी, तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं, तो आप कह सकते हैं दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर होती है। तो ये अंडर रूट टी बहुत छोटा वैल्यू है, नेग्लिजिबल है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस में। अंडर रूट टी बहुत छोटा होगा ये, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये था एनर्जी बैरियर। तो क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमें चाहिए होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक हमें चाहिए होता है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कोलिजन फ्रीक्वेंसी की है, एनर्जी बैरियर स्मॉल वैल्यू होती है, और ओरिएंटेशन फैक्टर भी एक स्मॉल वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी कितने मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा कोलाइड कर पाने के लिए। तो आप जानते हैं इन जनरल जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पावर एन, एन मतलब जो भी उसका ऑर्डर होता है, ये होता है जनरली हमारे पास रेट लॉ। रेट लॉ, तो अगर आप यहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करेंगे, अगर आप यहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करेंगे और यहां पर एनर्जी बैरियर की वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या ऊपर यहां पर आपके पास अंडर रूट टी है, बिल्कुल है, और एनर्जी बैरियर में नीचे अंडर रूट टी आता है, एनर्जी बैरियर में नीचे अंडर रूट टी आता है। इसका मतलब अंडर रूट टी से वो अंडर रूट टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास जो बच रहा है वो सारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी सारा कांस्टेंट है, ये भी सब कांस्टेंट है। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, क्या है ये, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहां पर जरा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास क्या बनकर आ रहा है, हाँ जी, R इक्वल्स टू सबसे पहले है कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि Z ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू एनर्जी बैरियर E पावर माइनस ई ए बाय आर टी ओवर अंडर रूट टी इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि ओरिएंटेशन फैक्टर। तो हमें पता है इसका जो अंडर रूट टी है और इसका जो अंडर रूट टी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या,
तो अंडर रूट टी और इसका अंडर रूट टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं जेड ए बी डैश, क्योंकि इसका अंडर रूट टी मैं कैंसिल आउट कर चुका हूं, ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अच्छा कंसेंट्रेशन भी तो है इसमें, कंसेंट्रेशन भी तो थी ना कंसेंट्रेशन, जेड ए बी में ये वाला जो पूरा फैक्टर था इसमें कंसेंट्रेशन भी तो है यहां पर ये, तो कंसेंट्रेशन को थोड़ा सा अलग करके लिख लें, या चलो मैं आपको पूरा ही लिख के दिखा देता हूं कि कैसे यहां पे हो रहा है काम। Z ये तो अभी हमें पता ही है कि R किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बैरियर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये तीनों के बराबर होता है। ZAB की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर अंडर रूट 8 के टी ओवर पाई म्यू ए बी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, पावर में ऑर्डर जो भी ऑर्डर होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया पूरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर एनर्जी फैक्टर की वैल्यू, एनर्जी बैरियर की वैल्यू पुट करें, ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी ओवर अंडर रूट टी इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब आप जानते हैं कि इस अंडर रूट टी से ये वाला अंडर रूट टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, R इक्वल्स टू, इसको हम जेड ए बी डैश लिख लेते हैं जो बचा है, इंटू ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और ये कंसेंट्रेशन है। मैंने सिर्फ इतने को लिखा है, जब इसमें से अंडर रूट टी मैंने कैंसिल आउट किया है, इतने को मैंने क्या लिखा है, इतने को मैंने जेड डैश ए बी लिखा है, कंसेंट्रेशन पावर ऑर्डर अलग है। और उसके बाद क्या बचा है आपके पास, कंसेंट्रेशन पावर में ऑर्डर और साथ में प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, R इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, इसको A लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं इसको हम, A क्या है, A है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो अगर मैं यहां पर इसको A पुट कर चुका हूं तो साथ में क्या बचा मेरे पास, E पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और साथ में बचा कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर, ऑर्डर को लिख लें। तो एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या क्या किया है यहां पे, इस पूरी वैल्यू को मैंने लिखा है जेड डैश ए बी, और ये कांस्टेंट था प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इन दोनों को मैंने कलेक्टिवली क्या ले लिया है, ए, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। ए क्या है मेरे पास, जेड डैश ए बी इंटू पी, ए क्या है यहां पे, ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ये कांस्टेंट है। तो साथ में हमारे पास क्या बचा था, ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर। अब आप जरा इसको रेट लॉ के साथ कंपेयर करें, इसको इक्वेशन 1 मान लें और आप इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारा जो आपके पास आ रहा है ये k के इक्वल आ रहा है। अगर आप इसको इक्वेट कर पा रहे हैं तो r के इक्वल में r है, k के सामने क्या लिखा हुआ है, k इज इक्वल्स टू a e पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो यहां से हमने डिराइव किया है कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो k किसके इक्वल आ गया, e पावर
ए ई पावर माइनस ए बाय आर टी। तो यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, ए क्या है, ए कांस्टेंट है, इसको आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं। और ई क्या है, ई है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि जूल पर मोल में ली जाएगी। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। और इस इक्वेशन को जाना जाता है किस नाम से, दिस इक्वेशन इज नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से आप कोलिजन थ्योरी की हेल्प से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको आज के सारे लेक्चर में से सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ए बाय आर टी, जिससे आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करना होता है, सारी कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होती हैं, तो आपको लेना होता है एनर्जी बैरियर का फैक्टर, क्योंकि मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होगी तभी वो इफेक्टिवली कोलाइड कर कर अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। फिर आपने देखा कि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है तो ओरिएंटेशन का प्रॉपर होना जरूरी है, तो इसलिए आपने ओरिएंटेशन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई किया। फिर सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर किया और उसके बाद हमने एक फाइनल फॉर्मूला ड्राइव किया है, k इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस ए बाय आर टी। दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।